नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका द डिसरप्टर्स के स्पेशल एपिसोड में, जिसमें आज विली बुचर जी का हम मॉक इंटरव्यू लेने वाले हैं। मैं थर्मोडोरियन आप सभी का वीडियो में स्वागत करता हूं। सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। तो नमस्कार। नमस्कार। स्टार्ट करते हैं बुचर जी का मॉक इंटरव्यू। तो बुचर जी, आपकी प्रेजेंटेशन ठीक लग रही है और आई होप कि आप इंटरव्यू में भी इसी तरह से जाएंगे एकदम। तो आपका बिल्कुल। फर्स्ट इंप्रेशन तो अभी तक बढ़िया आ रहा है, बाकी हम आपको जी देख तो नहीं पाएंगे। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया? सर, पार्टीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक अनफॉर्चुनेट इवेंट था इंडिया के लिए। सो नन ऑफ अ सिंगल रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, जहाँ तक मेरी राय है। और मेरे हिसाब से इसमें मल्टीपल फैक्टर थे, जिसमें जिन्ना फैक्टर जो कहेंगे उसका ज़्यादा रोल था। उनकी वजह से मुझे लगता है कि एक अलग नेशन की थ्योरी जो उसको जो बल मिला, इस वजह से हमारा देश जो है दो भाग में बढ़ गया था। कौन एक पर्टिकुलर, अगर आप किसी एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराना चाहें तो कौन होगा? अगर मुझे ठहराना ही पड़े तो उसके लिए मैं मोहम्मद अली जिन्ना जी को ही ठहराना चाहूंगा। ठीक। पार्टीशन अनफॉर्चुनेट था या फॉर्चुनेट था? मेरे अकॉर्डिंग सर, जो पार्टीशन हुआ था वो अनफॉर्चुनेट था देश के लिए, अखंड भारत के लिए। क्योंकि भारत के अंदर जो गंगा जमुनी जो तहजीब है और उसकी भावना हमेशा से थी। और भारत के अंदर उस पार्टीशन के बाद भी जिस कॉज के लिए पार्टीशन हुआ था, उस कॉज से रिलेटेड जो कम्युनिटी अभी भी पीसफुली रह रही है, और वो रहती तो भारत एक बड़ा भूभाग रहता और भारत की बॉर्डर टेंशन नहीं रहती आज। और भारत की इकोनॉमी में भी उसके लिए सहयोग मिलता और हम एक और अच्छे बड़े राष्ट्र की तरह उभरते। तो वो मुझे लगता है कि हमारे लिए अनफॉर्चुनेट था। ओके। आप ये कैसे कह सकते हैं कि बड़ा भूभाग एक अच्छे कंट्री का द्योतक होता है? यूरोप में तो छोटे छोटे कंट्रीज हैं एंड दे ऑल आर डेवलप्ड। हाँ सर, इसका मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि वो हमारा ही एक पार्ट था, एक हिस्सा था। तो वो हमारी इकोनॉमी से कह दो, पॉलिटी से कह दो, हमारी सोशल कल्चर से कह दो, वो जुड़ा हुआ हिस्सा था। तो ऐसा नहीं था कि हम एक टेरिटरी एक्वायर कर रहे हैं। हमारी टेरिटरी का हमसे अलग हो जाना, और और फिर पार्टीशन के बाद जो मास माइग्रेशन हुआ था दोनों ही कंट्री, क्रॉस द कंट्री। तो ये सारे इवेंट्स और कम्युनल राइट्स जो हुए थे, तो ये जो चीजें हैं वो इस तरीके से मैं कहना चाहूंगा कि वो हार्मफुल थी हमारे लिए। बाल्कनाइजेशन से आप क्या समझते हैं? बाल्कनाइजेशन, एग्जैक्टली सर मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूँ, आप ओके, इसके बारे में थर्मोडोरियन जी। ठीक है। इस पे आपने जो एक बात बोली, जो इंडिया का जी। एज ए नेशन का जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो बना है, तो आपको क्या लगता है कि बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया क्या एक नेशन था? ये इंडिया का नेशन बिल्डिंग जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने उसकी वजह से हुआ? सर, इसमें ये है कि सर बिफोर पार्टीशन जितने भी हमारे अलग अलग डायनेस्टीज राज करी यहाँ पे, आप गुप्ता पीरियड के टाइम भी एक अखंड भारत की परिकल्पना को देखा जा सकता है। मौर्यन पीरियड में भी नेशन की बाउंड्रीज अलग थी। मुगल पीरियड में भी हम देखते हैं कि एक नेशन के रूप में हम लोग थे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नेशन एंड अ कंट्री? अ, सर, इसको मैं इस तरह से कहना चाहूंगा कि कंट्री जो है, नेशन के अंदर कंट्री सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया को कहा जा सकता है, जबकि नेशन में फीलिंग, इमोशन, पॉलिटी, उसके कल्चर एक ब्रॉड टर्म है देन द कंट्री। ओके, नेशन में कल्चर का भी कोई पार्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किलविश जी। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? सर, ग्रेजुएशन में मैंने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन परसू किया था फ्रॉम। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग? सर, बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पढ़ते हैं और सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप किया जाता है। और उसके अंदर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। और जबकि कंप्यूटर एप्लीकेशन में उसका एप्लीकेशन पार्ट को हम ज़्यादा पढ़ते हैं। आपका ग्रेजुएशन ईयर कौन सा है? सर, मैंने ग्रेजुएशन 2008 टू 2011 की थी। तो इतना लंबा गैप आपका ये आरएस के लिए? सर, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एमबीए इंजीनियरिंग कॉलेज से मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 11 से 14 के बीच में किया था। इसी बीच आरपीएस द्वारा आयोजित सूचना सहायक भर्ती में मेरा चयन हुआ था। 2013 नवंबर में मैं सूचना सहायक के पद पर चयनित हुआ। तत्पश्चात मेरा प्रमोशन हो गया था सहायक प्रोग्रामर के पद पे, और फिलहाल मैं कार्यरत हूँ।
तो आप एक अच्छी प्रोफाइल पे हैं, काफी लंबे समय से गवर्नमेंट सर्विस में हैं। आप आरएस क्यों बनना चाह रहे हैं? सर आरएस जो है वो एक राजस्थान गवर्नमेंट की बहुत प्रतिष्ठित जॉब है, और इसके अंदर जो बाकी जॉब्स के रिलेटिवली बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। मेरी जो पहली पोस्टिंग ब्लॉक लेवल पे हुई थी, तो मैंने इस जॉब की जो डायमेंशन है उसको बहुत नज़दीक से देखा था। और इसके अलावा सर ये मैं जॉब में शिफ्ट नहीं समझता इसको। मैं समझता हूँ कि ये इस तरीके से है कि एक लेडर में ऊपर की तरफ चढ़ना। तो लाइक एनी अदर एम्प्लॉय, मैं भी चाहता हूँ कि मैं मेरी जॉब में प्रमोशन। तो उसके अलावा इस जॉब के अंदर सोशल एस्टीम भी है और सोशल रिकॉग्निशन भी ज़्यादा है। आपकी टॉप 3 सर्विस प्रायोरिटीज और बॉटम 3 सर्विस प्रायोरिटीज बता दीजिए। सर मैंने टॉप 3 प्रायोरिटीज़ में राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसके बाद मैंने राजस्थान पुलिस सर्विस, और तीसरे नंबर पे मैंने राजस्थान ट्रांसपोर्ट सर्विस को रखा है। बॉटम और 3? बॉटम 3 में मैंने जो सबऑर्डिनेट सर्विस है सोशल जस्टिस की, उसके अलावा फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट की सबऑर्डिनेट सर्विस, और बॉटम 3 में मैंने रखा है इसके अलावा लेबर डिपार्टमेंट की सर्विस को। ओके, थर्मोडोरियन जी। तो आपने आईटी से ग्रेजुएशन किया है, तो जी सर। आप मुझे बताएंगे व्हाट इज डेटा लोकलाइजेशन? डेटा लोकलाइजेशन ये टर्म है कि सर ये मोस्टली जो बिग जाइंट्स हैं लाइक फेसबुक एंड मेटा, या मेटा तो फेसबुक को ही कहते हैं, सॉरी सर। इसके अलावा जो दूसरा जो है बड़ी कंपनीज, बेसिकली उनका जो डेटा है वो लोकली स्टोर करे हमारे यहीं पे सर्वर बना के, और हम्म। पर्टिकुलरली उसी कंट्री में। तो दैट इज कॉल्ड डेटा लोकलाइजेशन आई थिंक। तो गवर्नमेंट क्या अभी कोई डेटा लोकलाइजेशन के लिए नई पॉलिसी लाई है? सर एग्जैक्टली मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन जो नई डेटा प्रोटेक्शन के जो लॉज हैं और टेली कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन जो पॉलिसी है, उसके अंदर इसके रिगार्डिंग जो है प्रावधान हो सकते हैं। ओके। आईटी आप स्टेट इशू है या सेंटर इशू है? सेंट्रल लिस्ट में आता है। सर आईटी जो है वो स्टेट का इशू है, और इसलिए स्टेट का जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे जो बना हुआ है, जिसके अंदर मैं कार्यरत हूँ। सेंटर का नहीं है? सेंटर का डिपार्टमेंट तो है, बट वो आईटी ना होके। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग होता है सेंटर में। हाँ सर, वो एमआईटी के अंडर में आता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि वो ब्रॉडकास्टिंग और कम्युनिकेशन से या रिलेटेड। कंकरेंट है, कॉन्करेंट लिस्ट में? क्षमा चाहता हूँ मैं सर, इसके लिए श्योर नहीं। अ, हो सकता है सर। राजस्थान राजस्थान सरकार में बिग डेटा के कुछ उदाहरण पता है आपको? सर राजस्थान सरकार में बिग डेटा के लिए हम लोग एक डेटा एनालिटिकल एनालिटिकल करके सॉफ्टवेयर है, उसको यूज करते हुए हम वेरियस जो स्कीम्स हैं उसके ट्रेंड्स को देखते हैं। इसके अलावा कोविड के अंदर भी हमने बिग डेटा को यूज करते हुए कोविड का जो इम्पैक्ट अलग अलग जगह पे किस एरिया में पड़ रहा है उनके ट्रेंड्स भी देखे गए थे। और इसके अलावा कोई बिग डेटा का ऐसा उदाहरण जो अभी वर्किंग में है, चल रहा हो? इसके अलावा सर जितनी जो जैसे बड़ी स्कीम होगी जन आधार जैसी, उसको भी हम बिग डेटा के थ्रू मैनेज कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आपको एक एज एसडीएम कहीं पोस्टिंग आपकी होती है, और आपके इलेक्शन में ड्यूटी में आपका कोई इस तरह का कोई आपके कंस्टिट्यूएंसी का, आपके उपखंड का तो एक ऐसा वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें आपके ऊपर मिस हैंडलिंग ऑफ इलेक्शंस या मिस मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शंस जैसी बातें होती है न्यूज़ के द्वारा, और जो पत्रकार लोग हैं वो चाहते हैं कि आप रिजाइन करें, तो उस केस में आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे? सर इसमें मैं कुछ पूछना चाहूंगा, क्या ये ऐसा इंसिडेंट एक्चुअल में मेरे द्वारा हुआ है, या फिर वो वीडियो थोड़ा अल्टर्ड है? नहीं, वीडियो अल्टर्ड भी नहीं है, वीडियो में कुछ ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन की जा रही है जिसकी वजह से इस तरह का माहौल बन रहा है कि कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ है, और जी। आपको उसकी जानकारी उसके जरिए ही लग रही है। उस केस में आप कैसे करेंगे? ठीक है। सर मैं सबसे पहले तो जो एक्चुअल उसकी स्थिति है उस समय जब का इंसिडेंट है, तो यथा स्थिति का मैं जायजा लूंगा। मैं पहले इसका पता करूंगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था उस जगह पे, जो स्टाफ एम्प्लॉयड थे, उस जगह की सीसीटीवी फुटेज अगर मेरे पास हो तो। और हम्म। उसके अलावा फिर उसकी जो प्रॉपर एनालिसिस करके साइबर टीम से क्या वो वीडियो सच है या नहीं, उसका पता लगा कि प्रॉपर मीडिया मैनेजमेंट करते हुए इस सारे इंसिडेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो मेरे सीनियर ऑफिसर जो है उनको भी इसके बारे में मैं इन्फॉर्म करूंगा। अच्छा, एक और जनरल इलेक्शन का जब टाइम होता है तो उस समय पे एसडीएम के क्या क्या रोल्स होते हैं, आप एक बार उसके बारे में बताइए। सर एसडीएम को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर हम्म। के रूप में लगाया जाता है, और वो जो रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर साहब होते हैं उनकी वह ब्लॉक लेवल पे इस संपूर्ण जो इलेक्शन को संपूर्ण रूप से फंक्शन करने के लिए
रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस ब्लॉक के अंदर। इसके लिए वो वेरियस टीम्स बनाते हैं। उनको डिप्लॉयमेंट सेक्टर जो ऑफिसर है उनकी मॉनिटरिंग और ओवरऑल मॉनिटरिंग जो है उस ब्लॉक की वो एसडीएम करते हैं। ओके। जी सर। अगर आप बोर्ड के चेयरमैन होते तो आप अपने को 10 में से कितने मार्क्स देते? सर अगर मैं बोर्ड का चेयरमैन होता तो मैं खुद को 10 में से 7.5 मार्क्स देता था। जल जीवन मिशन क्या है? सर जल जीवन मिशन जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और ये गांव तक हर घर में टैप वाटर पहुंचाने के लिए के उद्देश्य से लाई गई है। इसके अंदर प्रत्येक गांव के अंदर पाइपलाइन बिछा के और नज़दीकी जो वाटर बॉडी है या फिर वाटर जो टंकी है उससे आपके घर में टैप के थ्रू वाटर अवेलेबल कराया जाएगा। तो ये एक मिशन है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट की? जिस ये सेंट्रल गवर्नमेंट की scheme। और इसका इम्प्लीमेंटेशन किसके द्वारा किया जा रहा है? ये जो स्टेट का पीएचईडी डिपार्टमेंट है उसके थ्रू उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेपोलियन जी। आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है? सर मैंने यहाँ पे 2016 में जब मैं डीआईडी हेडक्वार्टर पे आया था तो मैंने स्टेट का जो नेटवर्क प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है जो सेकलेन प्रोजेक्ट पे काम किया। नेटवर्क प्रोजेक्ट के अंदर ही जब वाईफाई इंट्रोड्यूस हुआ था तो मैं स्टेट का जो वाईफाई है उस पर काम किया। तो फिलहाल मैं राज वाईफाई प्रोजेक्ट देखता हूँ। वो तो राज ये वाईफाई प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बेसिकली बेसिकली ये सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इंटरनेट कनेक्टिविटी और इवन ग्राम पंचायत लेवल पे वाईफाई के थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का एक प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट नेशनल ई गवर्नेंस मिशन का पार्ट है या नहीं है? सर ये ई गवर्नेंस मिशन क्या पार्ट नहीं है इसका, जो है वो अलग फील्ड में है। लेकिन आप ई गवर्नेंस को करने के लिए ये हेल्प जरूर करता है। और ई नेशनल ई गवर्नेंस मिशन में कौन सा ऐसा पार्ट है जो अपने यहाँ राजस्थान में वर्क कर रहा है अभी, आपके डिपार्टमेंट में काम कर रहा है जो? अ, सर मेरे ख्याल से मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन ई मित्रा प्रोजेक्ट जो है और सीएससी जो प्रोजेक्ट है वो ई गवर्नेंस के अंडर आता है नेशनल। कैसे वर्क करता है ये? सर ये ऐसे वर्क करता है कि ई मित्रा जो है का लाइसेंस आपको ई मित्रा का लाइसेंस के लिए पहले एलएसपी जो है लोकल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, कुछ वो एरिया वाइज बांटे होते हैं। वो लोकल सर्विस प्रोवाइडर को लाइसेंस डिपार्टमेंट देता है। लोकल सर्विस प्रोवाइडर फर्दर लाइसेंस जो है वो ई मित्रा एजेंट्स को देते हैं। ये ई मित्रा एजेंट्स की जो बेसिक रिक्वायरमेंट कंप्यूटर प्रिंटर और उनके पास एक बैठने की जगह और एक रूम वगैरह हो उसके हिसाब से उनको अलॉट हो जाता है। ब्लॉक लेवल पे इसकी जो मॉनिटरिंग है जो प्रोग्रामर और सहायक प्रोग्रामर और सूचना सहायक का स्टाफ है ये करते हैं। और इसी तरीके से शहरी क्षेत्र में भी एलएसपी के थ्रू ये प्रोजेक्ट चलता है। इसमें वेरियस डिपार्टमेंट की 150 प्लस सर्विसेज है जिनको प्रोवाइड किया जाता है सर्विस। और आप जो स्टेट वाईफाई प्रोजेक्ट है उसमें जो वाईफाई है उसकी बैंडविड्थ बता सकते हैं आप? सर ये एक्चुअली दो बैंड में काम करते हैं, जैसे 2.5 और 2.5 2.5 और क्या? सर इसका कुछ स्टैंडर्ड होता है जो मैं अभी रिकॉल नहीं कर पाता हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे इसको वापस पढ़ना पड़ेगा एक बार। हॉबीज ओके। आपकी? सर मेरी हॉबीज में मैंने, क्योंकि जो मेरी जॉब का नेचर है वो काफ़ी सिटिंग जॉब रहती है कंप्यूटर के आगे, तो मैंने साइकिलिंग को एज अ लीजर साइकिलिंग और कम्यूट के लिए यूज़ किया है। तो मैं कहना चाहूँगा लीजर साइकिलिंग। इसके अलावा जो है मैं एक गिटार का बिगिनर प्लेयर भी हूँ, तो मुझे गिटार बजाना भी मैं सीख रहा हूँ। साइकिलिंग एज ए स्पोर्ट इंडिया में क्या स्कोप है? सर साइकिलिंग एज ए स्पोर्ट, क्योंकि साइकिल एक ऐसी चीज़ है जो अ, लगभग हर आदमी अफोर्ड करता है और चलाता भी है। तो एज ए स्पोर्ट्स में स्कोप बहुत वाइड है और अगर गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करे तो बहुत सारे हमें ऐसे प्लेयर मिलेंगे जो साइकिलिंग पे इंडिया तो को आगे साइकिलिंग एज ए स्पोर्ट इंडिया का कोई एक खिलाड़ी फेमस? सर मैं साइकिल को एज एन स्पोर्ट ज़्यादा परस्यू नहीं करता। मैं इसको एज एन कम्यूट और लीजर पर्पस के लिए ही एज एन हॉबी इस काम में लेता हूँ। तो मैं इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, क्षमा चाहता ओके। आपने 7.5 मार्क्स दिए, आपने 2.5 किस चीज के काटे? आप तो परफेक्ट है, आपको ऐसा लगता है? हूँ। नहीं सर, मुझे लगता है कि अ, सेवन हर आदमी में कुछ ना कुछ तो कमी और सुधार की गुंजाइश रहती है। किस बात के तो काटे आपने 2.5? सर मैंने 2.5 कुछ चीज़ों की जानकारी जो मुझे नहीं थी उस बारे में, और कई जगह पे मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लैक किया, तो इस तरीके से मैंने थोड़ा मॉडेस्ट नंबर लेते हुए 7.5 लिया।
बिजोलिया आंदोलन और बूंदी आंदोलन में कोई दो फर्क, डिफरेंसेस बता दीजिए। बूंदी किसान आंदोलन और बिजोलिया किसान। बिचौलिया किसान आंदोलन एक तरीके से संगठित और बहुत ही सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। बूंदी उसके कंपैरिजन में कम समय तक चला था। बिजोलिया में मांगे मान ली गई थी और एक सक्सेसफुल आंदोलन कहलाता है। बूंदी अ, की जो रिजल्ट है वो सक्सेसफुल इतना नहीं रहा था। बिजोलिया में नेशनल लीडर्स का ज्यादा सहयोग रहा था, बूंदी में वैसा नहीं देखा गया। ये कुछ ओके, इसमें। गुड। थर्मिडोरियन क्या है? सर थर्मोडोरियन एक रिएक्शन है, ये रिलेटेड टू फ्रांस रिवॉल्यूशन है। जब रॉबेस्पायर का जो राइन ऑफ टेरर है उसके अपोजिशन में या उसका ये साइड इफेक्ट था कि उसका जब राइन खत्म हुआ था तब लोगों ने इस रिएक्शन के थ्रू उसको गुलेटिन के थ्रू डेथ की सजा दे दी थी। तो ये रिएक्शन थर्मोडोरियन रिएक्शन। आपके हिसाब से जीरोदिस सही थे या जैकोबिन्स सही थे? सर समय काल और परिस्थिति के हिसाब से ये कहना कि दोनों एग्जैक्टली या पूरी तरीके से सही या गलत दोनों नहीं थे। और दोनों की कुछ कुछ चीजें थी जो उस समय फ्रांस के लिए जरूरी थी। तो नेपोलियन इनमें से किसका सदस्य था? सर नेपोलियन मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो अगर मैं गैस करूँ तो वो जिरोनिस्ट का सदस्य था। ठीक है। बुजर जी, एक बात बताइए, जो अभी हाल ही में ईरान और इसराइल के बीच में एक संघर्ष या युद्ध देखने को मिला, तो इसके जी पीछे क्या कारण है जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ और किन कारणों से ये समाप्त हो गया? सर ईरान जो है वो वहाँ से जो ईरान हाउथी जो रेबेलियन है उनके थ्रू अटैक करता है इसराइल के अंदर। इसराइल ने उसका बदला लेने के लिए ईरान पे अटैक किया था। तो पहला अटैक तो इसराइल ने किया था ना? अ, सर पहला अटैक उन्होंने किया था क्योंकि ईरान जो है वो गाजा के लिए सिंपैथी रखता है, गाजा को सपोर्ट करता है। और ईरान ने उनके सपोर्ट में बयान भी दिए हैं और इस तरीके से। आपको नहीं तो इस लगता कि वो उसको सिर्फ सपोर्ट करने की वजह से इतना बड़ा अटैक जो है वो इसराइल की तरफ से ईरान की में किया गया, या सर इसके ये और भी जो कई रीजंस हैं? सर इसमें और भी कई रीजंस हो सकते हैं। इसमें अमेरिका का एंगल भी है। अमेरिका नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट के अंदर कोई भी पावर बढ़ गया है, और स्पेशली जब ईरान न्यूक्लियर इनरिचमेंट का प्रोग्राम कर रहा है तो थ्रू हम्म। इसराइल भी ये अटैक वहां से इन्फ्लुएंस हो सकता है। एक सॉवरेन कंट्री को आप जी न्यूक्लियर प्रोग्राम करने से रोक के उस कैसे सकते हो? जी सर, ये इसी वजह से ब्रिक्स के अंदर जो डिक्लेरेशन हुआ था आज कल की तारीख में, तो उसमें भी सबने मिलके यूनिनमसली ये कंडेम किया था कि अमेरिका ने जो ईरान पे हमला किया वो गलत था। कहाँ हुआ था तो ये ब्रिक्स का डिक्लेरेशन? सर ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो कि कल हुआ हाउदी, था सर। हाउदी से आप क्या समझते हैं? हाउथीज बेसिकली जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वहाँ पे ये लोग ऐसे एज एन रिबेलियन जो है वो पनप गए थे, क्योंकि पहले इनके पास जॉब्स थी, बाद में ये सी पायरेट्स बन गए थे। तो अभी नहीं, मैं ये है शायद क्या एज ए ग्रुप? ये है क्या रिलीजियस सोच, क्या है ये? अ, सर ये एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वाले एक ग्रुप है। तो और इनका कुर्द? बेसिकली कुर्द के बारे में क्षमा चाहता हूँ सर, मुझे इस बारे में नहीं पता। ओके। जी बुचर जी, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? जी सर। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? जी मैं दैनिक भास्कर और इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही पढ़ लेता तो आज के दैनिक भास्कर की जो दो टॉप कोई न्यूज़ थी वो बताएं। हूँ सर। एक तो जो सर एक्ट के बारे में थी कि बिहार के अंदर हम्म। जो स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन चल रहा है इलेक्टोरल रोल का, उस बारे में थी। और दूसरी जो ब्रिक्स के बारे में थी सर। ब्रिक्स के बारे में? जी अच्छा, आज कोई टैरिफ से संबंधित कोई न्यूज़ थी? जी सर, आज टैरिफ से संबंधित न्यूज़ भी थी कि ट्रम्प ने जो है टैरिफ को आगे 1 अगस्त तक बढ़ा दिया है, मतलब इसको। और हम्म। इंडिया के जो नेगोशिएशन है वो फाइनल स्टेज में है, तो वो 1-2 दिन में फाइनलाइज हो सकते हैं अच्छा। बायलेटरल ब्रिक्स ट्रेड। के फाउंडिंग मेंबर्स बताइए। सर ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना है। अच्छा। नॉट साउथ अफ्रीका? सर साउथ अफ्रीका फर्स्ट समिट के बाद ऐड हुआ था 2010 और में। रिसेंट मेंबर बताइए।
सर रिसेंट मेंबर जिनको ब्रिक्स प्लस कहते हैं, तो ये 5 मेंबर्स हैं, जिनके अंदर इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरेबिया। चलो ये बताइए, इंडिया का P5 का जो दावा है उसमें क्या जी अड़चने, आपको क्या लग रहा है, क्या अड़चने आ रही हैं? सर, इसमें सबसे बड़ी अड़चन तो चाइना का वीटो ही है। उसके अलावा जो है कि हम लोग 10 से ज़्यादा बार नॉन परमानेंट मेंबर में रह चुके हैं। ग्लोबल साउथ की वॉइस है, लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो इसके अलावा चाइना के वो, और एक अभी रिसेंट टाइम में अमेरिका भी थोड़ा सा इंडिया को एज एन सेकंड चाइना देखता है। तो इन एक दो कारण की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ओके, आई एम ओवर टू थर्मोडोरियन जी। ओके। एक लास्ट क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अभी जी। तक जितने भी हमने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, क्या आप रिकैप कर पा रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन से? एक बार आप उसी सीक्वेंस में बता दीजिए। सर मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले आपने मुझसे मेरी ग्रेजुएशन, फिर जॉब के बारे में थे कुछ क्वेश्चन, प्रोजेक्ट के थे कुछ क्वेश्चन। इसके अलावा आपने ट्रम्प के बारे में, न्यूज़पेपर के बारे में, हाउथीज, ईरान, ईरान के बारे में, इसराइल के बारे में, और अभी मैं फिलहाल इतना ही याद कर पा रहा हूँ। ओके ओके, थैंक यू। मॉक इंटरव्यूज नाउ ओवर। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो ओके सर। आपको कैसा लगा ये आपका जो मॉक हुआ, आप कैसा फील कर रहे थे? हम्म, ये थोड़ा अलग था क्योंकि यूजुअली हम लोग जैसे ऑनलाइन मॉक तो मेरा पहला ही था। हम्म। अदरवाइज मोर और लेस मेरे मॉक्स भी ऑफलाइन में भी लगभग ऐसे ही जाते। सर मुझे लगा कि ये एवरेज से एवरेज से 7.5 अच्छा आउट है। ऑफ 10। मुझे तो वही लगा मुझे ऐसा 7.5। लगा था कि आप काफी सारे क्वेश्चंस में आप सॉरी बोल सकते थे और आगे बढ़ा सकते थे, स्किप कर सकते थे क्वेश्चन को, लेकिन आपने जवाब देना प्रेफर किया। तो उसके हिसाब से मतलब ठीक रहा ये तो। तो हाँ, मतलब ऐसा मैं तो इसके बारे में क्या ही कह सकता जैसे हूँ। वो आप तीनों नेपोलियन ने तो वाला सही क्वेश्चन था, तो वहाँ सॉरी बोला जा सकता था। हाँ, उस हम्म, जगह सॉरी बोला जा सकता था। और जो आपने हाँ थर्मोडोरियन का जो थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया वो भी थोड़ा सा वेग सा लगा। बाकी ओवरऑल ज्यादातर क्वेश्चन थोड़े टफ ही थे। तो उसके हाँ, हिसाब काफी से देर मैं, अच्छा। हाँ, इजी हाँ, क्वेश्चंस मैंने वही नहीं थे सोचा। कोई भी। मैं सोच ये रहा था किसी कि एक दो स्क्रिप्ट बीच में में नहीं लिखेंगे। हाँ इजी क्वेश्चन डालूं ताकि ये वापस से रिकवर हो पाए, बट ठीक था। बाकी उस हिसाब से आपने जो स्ट्रेस को पूरे टाइम मेंटेन रखा और लास्ट तक भी जो है जवाब आप सोच के दे रहे थे। तो उसके हिसाब से, और लास्ट में जो आपने वो क्वेश्चन के जो रिकॉल किया तो उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया मेरे हिसाब से, क्योंकि एक एक बता पाना वो स्टेट में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आपने उसको ग्रुपिंग करके और वो ठीक बताया। और आपके मेरे को जो, लगता है आपका आपका जो जॉब प्रोफाइल है और जो आपका आप टेक्नोलॉजी से काफी अच्छे यूज टू है, आपकी आपकी जॉब प्रोफाइल पे अच्छी पकड़ है। उसके क्वेश्चंस के थोड़ी सी जवाब तो आपने सिचुएशन, सही दिए। हाँ। हाँ, हम्म, आपका जो आईटी वाला सेक्टर है उसमें आपको सही कमांड है। बाकी इसमें और ज्यादा क्लेरिफिकेशन नेपोलियन जी दे पाएंगे। बाकी कुछ चीजें जहाँ आप कॉन्फिडेंट नहीं है वहाँ आप उसको स्किप ही करें। हाँ, ये मैंने अभी सोचा था नेपोलियन और थर्मोडोरियन वाले क्वेश्चन। तो वो मुझे, और मेरे क्या कि सामने थर्मोडोरियन और नेपोलियन लिखा हुआ दिख रहा है। तो हाँ, मैंने मैंने इसको जबरदस्ती अटेम्प्ट किया है, मुझे भी लगता है सॉरी बोला जा सकता कई जगह और बोला जा सकता हॉबी था। को है। हॉबी को आप थोड़ा सा और मतलब उसमें कंटेंट डाल सकते हो ये जो कि आपका हॉबी। साइकिलिंग वाला जो है ना, ये इस पे आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग आ सकती है, क्योंकि जो आपने उसका जवाब दिया कि मैं सिर्फ कम्यूट के लिए, तो उसको वो ऐसा मान सकते हैं कि फिर ये हॉबी किस तरह से हुई। वैसे तो आप ये कह सकते थे इसकी जगह सर कि मैं मतलब घूमने के लिए जाता हूँ या इवनिंग में साइकिलिंग के लिए जाता हूँ, थोड़ा कभी नाहरगढ़ ट्रैक नहीं, उस पर तरह का ये अगर। यूज करते हैं, ये मेरे को जहां तक ध्यान है ये कम्यूट के लिए भी यूज करते हैं। नहीं, पर उसको एज ए हम्म, हॉबी शो करना है ना, तो वो एक ज्यादा उसके लिए आप बोलो कि सर मैं जैसे ट्रिप पे जाता हूँ, जैसे 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर कभी कहीं चले जाते हैं नाहरगढ़ अब आमेर या वीकेंड कुछ पे, हाँ वीकेंड नहीं, वीकेंड पे जो पे। पर छोटे छोटे। ऐसा हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि क्रिकेट हॉबी है तो क्रिकेट के बारे में सब कुछ पता नहीं हो सकता, हाँ, वो नहीं एक नहीं। चीज ठीक है। हम्म, बट कुछ ट्रिवियल चीजें जरूर पता होनी चाहिए भाई, साइकिलिंग का हम्म, इतिहास नहीं पढ़ना, बट साइकिलिंग के एक दो प्लेयर्स जो इंडिया के रिलेटेड हैं या फिर हम्म, वर्ल्ड के कोई हैं, ओलंपियन है, वो मतलब थोड़ा थोड़ा सा जनरल आइडिया तो होना चाहिए क्योंकि चले जाते हैं। अब हम्म, हर कुछ पता करना तो इम्पॉसिबल है, बट थोड़े हम्म। से, अब साइकिलिंग एज ए हम्म, इवेंट इन इंडिया, थोड़ा सा उसका एक पेज या फिर 5-10 फैक्ट आप जरूर देख के जाएं। हाँ, अगर आप हॉबी हम्म, बता रहे हैं तो ये एक्सपेक्टेड है कि थोड़े से ट्रिवियल फैक्ट पता हो, बहुत डीप में तो देखो पॉसिबल नहीं है, बट सही। थोड़े थोड़े। मैं अभी लिख देता हूँ उसको। हाँ, तो हॉबी अगर आप साइकिलिंग बता रहे हो थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च कर लो, और एक, क्योंकि हाँ बोलो। और एक चीज और, ये हमने जरूर डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, पर मेरे को पर्सनली वापस ऐसा लगा कि ये थोड़ा ब्लंट हो जाएगा कि अपन जब ये जवाब दे रहे हैं ना, सर ये साइकिलिंग, मेरा साइकिलिंग के बारे में जानना नहीं, मेरा इसको
एज ए स्पोर्ट नहीं, हम्म एज ए मेरा ये हॉबी, ये थोड़ा सा ये ब्लंट लग थोड़ी रहा है। गलत, इससे अच्छा आप उसको सॉरी बोल के आगे बढ़ जाओ, ये मत दो, ओवर एक्सप्लेन मत हम्म करो। हाँ, ये शायद हम्म मैंने ही दिया था, बट मेरे को सुनने में ब्लंट लगा, तो इस लाइन हम्म को अवॉइड करो कि मेरी ठीक है। हॉबी तो साइकिल चलाना है, उसके बारे में हाँ जानना, मतलब आप उसको चैलेंज कर रहे हो कि मेरे से मत पूछ, हम्म क्योंकि हाँ बिल्कुल, हॉबी के आसपास पता होना ये एक एक्सपेक्टेड थिंग है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो था। आप थोड़ा थोड़ा सा देख लो उसको, बाकी डीप का तो कोई एंड नहीं है। हम्म। एक जो है ना क्वेश्चंस आपके आ रहे थे ना, तो आपको बीच बाकी में क्या है, ये हम्म, ऑप्शन भी रखना चाहिए था, थोड़ा सा सोच के टाइम लेकर के जवाब दो, क्योंकि क्वेश्चन जनरली हम्म का थोड़ा लेवल टफ ही था। तो उस हिसाब से हम्म, आप वो तुरंत ही आंसर मत दो, थोड़ा सा सोचो, टाइम भी मांग सकते हो, क्योंकि एक्सपेक्ट मैं भी कर रहा था कि क्वेश्चन मुश्किल है, तो आप थोड़ा सा आराम नहीं, से सोच वैसे समझ के जवाब कुछ दो। एक सवालों में, जैसे मोस्ट ऑफ द सवालों में सोच समझ के ही जवाब दिया है। जैसे तो हाँ, हाँ, वो जैसे वो एसडीएम दिया। वाला एक सवाल था, तो उसमें आपको थोड़ा हम्म सा रुक के और एक बार वो टाइम ले लो, तो वो ठीक रहता है, क्योंकि वो मांग रहा है, डिमांड क्वेश्चन किस तरह की है। तो बाकी हाँ, आपकी अप्रोच ही देखी जाएगी, जवाब तो क्या है क्या नहीं है वो इतना नहीं इम्पोर्टेंट है, आपकी अप्रोच क्या रह रही है, क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल कर रहे हो, मोस्टली वो ज्यादा जरूरी है। पर कंटेंट वाइज आपका अच्छा था, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आपके सेटिस्फाइंग आंसर्स थे, रिप्लाई थे। बस थोड़ा सा हम्म। ब्रश अप आप एक दो चीजों पे कर हम लो तो कुछ आपका। कुछ एक तो जैसे ऐसा था कि अमेजिंगली अच्छे थे, जैसे वो कौन सा वाला ई गवर्नेंस वाला, तो अच्छा बताया। तो वो बहुत ही ऐसे नहीं, इनका याद आईटी नहीं आ पे रहे। पकड़ तो अच्छी है। तो जो मेरे हाँ को लग रहा है, आप आईटी को जरूर डिस्कस करें वहां पे, मतलब किसी भी फॉर्म में आप प्रेजेंट आईटी को करना लाओ आईटी बीच को, में, हाँ। क्योंकि क्योंकि वो आपका स्ट्रेंथ एरिया लग रहा है। ठीक है। मतलब इवन बैंडविड्थ को भी है ना, जो पकड़ने चले गए थे बच्चर जी। कुशल जी, हमें अब आप बोल रहे हो ना 2.5, तो उसमें बोलो 2.5 गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, या जो भी उसकी यूनिट है वो वैसा। यार वो एक्चुअली वो कुछ और मैं भूल ही गया वो एग्जैक्टली, फिर मैंने कहा हम्म, छोड़ो यार, फिर खैर वो क्रॉस जब आप क्वेश्चन। 2.4 सामने है। दोगे ना, जब सामने फेस टू फेस इंटरव्यू में, तो थोड़ा सा आपको वो मिल जाता है ना, कि इंटरेक्शन दिखता है सामने वाला। हाँ हाँ एक दिखता ये है। टिपिकल जो ओल्ड ओल्ड स्कूल इंटरव्यूअर्स होते हैं ना, ये आप जो न्यूज़पेपर बताएं उनके एडिटर्स जरूर देख लेना, कौन होते हैं इनके ये भी है एडिटर्स थोड़ा जो भी आप। फेमस। वैसे ये मुझे फिक्स ऐसा होती है। लगता है कि जैसे मैं तो क्या न्यू कमर ही हूँ, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा गया है भाई इंटरव्यू। बाकी अरे बाकी देखते इंटरव्यू हैं बाकी। 7.5 है। हाँ, हाँ हम्म 7.5। तो सेवन देखो, पॉइंट 6.5 से 7 के आसपास मान रहा हूँ मैं, बाकी एक ठीक है। चीज और डिस्कस करें अपन चारों जब हैं ही, तो कि जब हाँ मैंने पूछा बॉटम थ्री हाँ चॉइस, हाँ हाँ। हाँ तो उसमें क्या बेस्ट आंसर हो सकता है उसमें? इज इट नॉट ऑब्जेक्शनेबल, मतलब किसी को बॉटम बताना? नहीं नहीं, जो हाँ, भरी है वो तो बता दो, किसी को वैसे तो तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, बॉटम तो तो किस, बॉटम तो याद भी नहीं, नहीं वो रहती है मतलब जनरली। बढ़ना तो पड़ेगा, पर वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं क्या इस तरह की चीज पे? नहीं नहीं, वो टॉप 3 में जो तीसरे नंबर पे है ना, उसको लेकर के कर लें, वो पर आपसे बॉट जस्टिफिकेशन मांग सकते हैं, तो वो जरूर देख लेना। हम्म भाई बॉटम तो कम ही पूछते हैं, बट टॉप का जरूर जस्टिफिकेशन मांग लेते हैं वो, कभी कभी पूछ के, कि ये हाँ चलो। ऊपर थर्ड, क्यों, ये नीचे क्यों। फर्स्ट सेकंड तो फिक्स ही होती है इनकी, थर्ड पे शायद वो पूछ हाँ सकता है। मतलब आप हम्म मैंने ट्रांसपोर्ट भरी है। नो प्रॉब्लम। हम्म, ठीक है चलो चलो। ये अपना टाइम होने वाला है। हाँ, हाँ टाइम ठीक भी है। कम होने वाला है, तो थैंक यू बुचर जी, थैंक और यू थैंक यू। शुभकामनाएं आपको इंटरव्यू के लिए। बहुत ऑल द बहुत बेस्ट, बेस्ट एक्चुअल विशेस, सेवन बहुत तुम्हारी सारी सेवन हेल्थ पॉइंट भी। फाइव शुभकामनाएं। हाँ। मतलब जी, आपके 75 नंबर आएंगे इंटरव्यू में, ये हम अभी लिख के दे रहे हैं आपको। मैं चाहता हूँ कि नेपोलियन जी की सारी बातें सच हो। बस बात कॉन्फिडेंट तो रहें, और क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ एक लॉजिकल अप्रोच रखें, और हो जाएगा, उसके बाद नॉलेज आपका अच्छी है। अच्छा। नॉलेज ठीक, आपको अच्छी तो है आपकी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ा लो। ठीक है सर, बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करूंगा परसों और कॉन्फिडेंट हूँ। और वो थोड़ा हाँ सा उस कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा नर्वस, थोड़ा सा यूं लगा कि जैसे सुस्त, या तो टाइम 11:30 हो गया, तो एनर्जी लेवल सबका ही लो है, पूछने वालों का भी डर लग रहा एक हाँ। एक वो कंफर्ट जोन है। में बैठे हैं ना, कि घर पे बैठे हैं वैसे वाली चीज है एक। हाँ, यस यस। बनियान में हाँ बैठे हैं तो ओके। तो ये पूछने तो इसीलिए बड़े। ठीक। ओके ओके मेंबर्स, थैंक यू। ओके। ओके, बाय।